हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी न्यू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी MZO09 के टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, सभी कुछ इसमें कवर करेंगे। और जो भी वीडियोस आपको अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सपोर्ट करें ताकि और वीडियोस के लिए भी हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। डिफाइन रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च क्या है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। सो रिसर्च एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, जो कि नए फैक्ट को डिस्कवर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए एग्जिस्टिंग नॉलेज को और सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू रीच वैलिड कंक्लूजन्स, ठीक है। इसमें कलेक्टिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग डाटा होती है जो कि एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंच जाती है। जूलॉजी में और बायोलॉजिकल साइंस में रिसर्च जो है वो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, इवोल्यूशन को और एनवायरनमेंट को। तो इस तरीके से रिसर्च जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो डेफिनेशन बाय स्कॉलर्स से रिसर्च की क्या डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू CR कोठारी, रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक सर्च है पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक पर। और क्लिफोर्ड वुडी के द्वारा रिसर्च इन्वॉल्व करती है डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना और रीडिफाइन करना, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा को कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना, एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। तो ये दोनों जो डेफिनेशन है ये स्कॉलर्स के द्वारा दी गई है, किसके लिए, रिसर्च के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर टू डिस्कवर न्यू फैक्ट। रिसर्च हेल्प इन फाइंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपेंडिंग नॉलेज, ठीक है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है उससे हमें क्या पता चलता है कि हमें न्यू इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने में और नॉलेज को एक्सपेंड करने में मदद मिलती है। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज इन जूलॉजी में नई स्पीशीज को डिस्कवर करना। टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग फैक्ट को वेरीफाई करना। इट चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ ऑलरेडी नोन फैक्ट एंड थ्योरीज। ये क्या करता है, एक्यूरेसी चेक करता है जो पहले से जानने वाले फैक्ट और थ्योरीज है। जैसे कि रीटेस्टिंग मेंडल्स लॉ इन जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ की रीटेस्टिंग। टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसर्च प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन टू साइंटिफिक, सोशल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। साइंटिफिक, सोशल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे फाइंडिंग ट्रीटमेंट फॉर एनिमल डिजीज के लिए ट्रीटमेंट फाइंड करना। नेक्स्ट है टू डेवलप न्यू थ्योरीज, नई थ्योरीज को डेवलप करना। तो ये हेल्प करती है फॉर्मुलेटिंग न्यू प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, जैसे कि इवोल्यूशनरी थ्योरी। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो नॉलेज एग्जिस्ट करती है उसको और इम्प्रूव करना। रिसर्च से हम रिफाइन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं ओल्ड नॉलेज को न्यू एविडेंस के साथ। टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, यानी कि इसकी जो स्टडीज़ हैं वो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को भी बताती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर की इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना। रिसर्च हेल्प करती है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्रेजेंट डाटा पे बेस्ड फोरकास्टिंग के लिए, जैसे कि प्रेडिक्टिंग क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कि जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका वाइल्ड लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम रिसर्च के थ्रू जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द साइंटिफिक मेथड इन बायोलॉजिकल research. Scientific method in biological research. The scientific method is a systematic process used by scientists to study biological phenomena and solve research problems through observation, experimentation and analysis. यानी कि scientific method जो है ये एक process है जो कि scientist use करते हैं, जिसमें वो biological phenomena की study करते हैं, research problems को solve करते हैं, observe करते हैं, experiments करते हैं, analyze करते हैं। ये help करता है generate
जनरेटिंग रिलायबल एंड एक्यूरेट नॉलेज। रिलायबल और एक्यूरेट नॉलेज को जनरेट करने में मदद करता है। बायोलॉजिकल रिसर्च में ये जो मेथड है ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, बिहेवियर को और इंट्रैक्शंस को। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के क्या स्टेप्स हैं? तो पहला है ऑब्जर्वेशन। द फर्स्ट स्टेप इज केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल इवेंट और फिनोमिना। पहले स्टेप में हमें क्या करना है? ऑब्जर्वेशन को बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि अ जूलॉजिस्ट ऑब्जर्व दैट सर्टेन फ्रॉग्स आर डिक्रीजिंग इन नंबर। एक जूलॉजिस्ट ने देखा कि फ्रॉग्स की जो संख्या है, कुछ फ्रॉग्स की, वो कम होती जा रही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद रिसर्चर आइडेंटिफाई करेंगे अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि व्हाई इज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग डिक्रीजिंग, कि पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रही है फ्रॉग्स की। एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट्स जो कि डिज़ाइन की गए हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, यानी कि कुछ कंट्रोल कंडीशंस में हम टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए। जैसे कि टेस्टिंग वाटर सैंपल्स फ्रॉम फ्रॉग हैबिटेट। जिस हैबिटेट में फ्रॉग थे वहाँ के वाटर सैंपल्स को टेस्ट करना। कलेक्टिंग ऑफ डाटा। रेलिवेंट डाटा को कलेक्ट करना एक्सपेरिमेंट के दौरान, जैसे कि मेजरिंग पॉल्यूटेंट, फ्रॉग सर्वाइवल रेट एंड ब्रीडिंग सक्सेस। हर चीज़ को चेक करना। एनालिसिस ऑफ डाटा। जो भी डाटा हमने कलेक्ट करी है उसको एनालाइज करना स्टैटिकल्स मैथड का यूज़ करके, जैसे कि कंपेयरिंग पॉल्यूटेड एंड नॉन पॉल्यूटेड हैबिटेट। पॉल्यूटेड और नॉन पॉल्यूटेड हैबिटेट को क्या करना? कंपेयर करना। सो कंक्लूजन की बात करें, बेस्ड ऑन एनालिसिस। एनालिसिस के बेसिस पर जो कंक्लूजन आएगा कि जो हाइपोथेसिस है इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, कि ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। जैसे कि पोल्यूशन इज लिंक टू दैट। अगर पोल्यूशन जुड़ा हुआ है दैट से, सो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। रिपोर्टिंग रिजल्ट्स। अगर फाइंडिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड शेयर थ्रू रिसर्च पेपर्स और रिपोर्ट, उसके बाद अगर ये जो रिजल्ट आए हैं उनको हम डॉक्यूमेंटेड करेंगे और उन्हें रिसर्च पेपर और रिपोर्ट्स में दिखाएंगे। दिस अलाउज अदर साइंटिस्ट टू वेरीफाई एंड यूज द इंफॉर्मेशन। फिर ये और साइंटिस्ट को भी क्या करेगा? अलाउ करेगा वेरीफाई करने के लिए और इन्फॉर्मेशन यूज करने के लिए। सो बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, कि एक तो ये अंडरस्टैंडिंग करने में, लाइफ प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। एविडेंसेस प्रोवाइड करता है, एविडेंस बेस्ड नॉलेज। और मेडिसिन में, जेनेटिक्स में, इकोलॉजी में और जूलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। और कंजर्वेशन एंड डिजीज कंट्रोल में ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला है, गुड रिसर्च हैज सेवरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज क्लियर पर्पस। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन हमें क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। सिस्टमैटिक अप्रोच। इट फॉलोज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम प्लानिंग टू डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, ये फॉलो करता है एक ऑर्गेनाइज और लॉजिकल प्रोसेस को, प्लानिंग से डाटा कलेक्शन से एनालिसिस तक। ठीक है। ऑब्जेक्टिव। रिसर्चर अवॉइड पर्सनल बायस एंड बेसिस कंक्लूजन्स ऑन एविडेंस। रिसर्चर जो है वो अवॉइड करते हैं पर्सनल बायस को, बेसिस को, कंक्लूजन्स को एविडेंस पे। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। डाटा जो भी कलेक्ट की गई है, एनालाइज की गई है, उसको बहुत ही ध्यान से देखना है और मिनिमाइज करनी है एरर्स को, गलतियां कम से कम रहें, इस तरीके से हमें डाटा को सिलेक्ट करना है। रिलायबल। जो भी फाइंडिंग्स हैं वो कंसिस्टेंट हो और रिपीटेड बाय अदर रिसर्चर्स अंडर सिमिलर कंडीशंस, और रिसर्चर्स के द्वारा भी वो उन कंडीशंस में करके देखी गई हूँ। ठीक है, तभी उनको विश्वसनीय माना जाएगा। वैलिड। So valid. The research measures what it is intended to measure and answers the research question effectively. Empirical. Conclusions based on observable and measurable evidence rather than opinions or assumptions. जो भी conclusion आए वो observable और measurable evidence पर आए, कोई opinion या assumption पर ना हो। Ethical. It respect participants' rights, confidentiality and informed consent and avoid misconduct.
कंडक्ट। ठीक है, लॉजिकल और क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन्स आर सपोर्टेड बाय साउंड रीजनिंग एंड एविडेंस एंड रेप्लिकेबल। अदर रिसर्चर्स कैन रिपीट द स्टडी यूजिंग द सेम मेथड एंड ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट्स। जनरलाइजेबल की बात करें तो फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ वाइडर पॉपुलेशन और सिमिलर सिचुएशंस व्हेन एप्रोप्रिएट। ठीक है, वेल डॉक्यूमेंटेड मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड रिजल्ट्स आर क्लियरली रिपोर्टेड सो अदर्स कैन अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द स्टडी। सो अगर हम समरी देखें तो एक गुड रिसर्च स्टडी इज क्लियर, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, रिलायबल, वैलिड, एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड, producing findings that can be trusted and verified. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाउ इज इट आइडेंटिफाइड। तो अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्पेसिफिक इशू, डिफिकल्टी और गैप इन नॉलेज दैट अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी एंड सॉल्व थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक इशू है, डिफिकल्टी है, गैप है नॉलेज का, जो कि एक रिसर्चर जो है स्टडी करना चाहता है और सॉल्व करना चाहता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन को। सो ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ एनी रिसर्च बिकॉज इट डिफाइंस व्हाट द स्टडी इज अबाउट, कि स्टडी किसके बारे में है ये डिफाइन किया जाता है। सो इसकी डेफिनेशन है कि अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ क्वेश्चन और एरिया ऑफ कंसर्न दैट रिक्वायर्स एन आंसर और डीपर अंडरस्टैंडिंग। Example, in biology, if there is a decline in frog population in a region and the exact cause is unknown, this can become a research problem। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी में देखें तो अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया में और उसके पीछे जो रीजन है वो हमें पता नहीं चल पा रहा, तो ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, सो हाउ इज अ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और रिसर्च प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड थ्रू द फॉलोइंग बेस। पहला है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बुक्स की रीडिंग करेंगे, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स हेल्प, जो कि हमें गैप्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करे एग्जिस्टिंग नॉलेज की, जो हमारे पास नॉलेज है और क्या हम भूल रहे हैं या फिर क्या हमारे पास नॉलेज नहीं है, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। ऑब्जर्वेशन, केयरफुली ऑब्जर्व करें नेचुरल फिनोमिना को और सोशल इशू को कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, so previous research findings, limitations or unanswered questions in earlier studies can lead to new research problem। ठीक है, कि पहले की जो स्टडीज़ थी उनमें कुछ लिमिटेशंस या कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गए हों तो वहाँ से भी एक रिसर्च प्रॉब्लम आ जाएगी। देन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन, लैबोरेटरीज और फील्ड वर्क कैन सजेस्ट रिसर्च टॉपिक्स। ठीक है, इन प्रॉब्लम से हमें रिसर्च के लिए टॉपिक्स भी मिलते हैं। डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स, guidance from teachers, scientists और professionals can help in selecting important problems। important problems को select करने के लिए हमें guidance चाहिए होती है टीचर्स से, साइंटिस्ट से, प्रोफेशनल से। करंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, डिजीज और एनवायरमेंटल इश्यूज, ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं फ्रेश रिसर्च के क्वेश्चंस को। सोशल एंड साइंटिफिक नीड्स, प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग सोसाइटी और साइंस सच एज बायोडाइवर्सिटी लॉस और डिजीज आउटब्रेक्स में बिकम रिसर्च प्रॉब्लम्स। तो कोई बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना या किसी डिजीज का आउटब्रेक होना, ये भी रिसर्च प्रॉब्लम का ही एक पार्ट है। So next question is define hypothesis and explain its type। hypothesis एक tentative statement और prediction है relationship between two or more variables, दो या दो से ज़्यादा variables के बीच में एक tentative statement या prediction होती है। ठीक है, जो कि टेस्ट करती है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च के थ्रू। ये सर्व करती है एज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमिनन एंड गाइड्स द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, ये रिसर्च प्रोसेस को गाइड करती है और एक्सप्लेन करती है फिनोमिना को। जैसे कि स्टूडेंट हु स्टडी फॉर मोर आवर्स स्कोर हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट ज़्यादा स्टडी करते हैं, ज़्यादा टाइम स्टडी करते हैं, तो उनके हाई मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में।
टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या हैं, जैसे नल हाइपोथेसिस। तो इसमें नल हाइपोथेसिस स्टेट करता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप और नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, की वेरिएबल्स के बीच में ना ही कोई रिलेशनशिप है ना ही कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एग्जामिनेशन स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी मोर एंड दोज हु स्टडी लेस। ठीक है, यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कौन स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जिन्होंने स्कोर किया है, या जिन्होंने कम स्टडी करी है उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें बताता है कि यहाँ पर एक जो रिलेशनशिप है या जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वेरिएबल्स के बीच में वो है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट जिन्होंने ज़्यादा स्टडी करी है उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है, उनके हायर मार्क्स है, एंड जिन्होंने कम स्टडी करी है तो उनके मार्क्स थोड़े कम है। नेक्स्ट है सिंपल हाइपोथेसिस। तो सिंपल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि इंक्रीज फर्टिलाइजर यूज इंक्रीज क्रॉप यील्ड। अगर फर्टिलाइजर का यूज इंक्रीज करते हैं तो क्रॉप के अंदर जो यील्ड होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के अंदर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं। जैसे कि फर्टिलाइज़र यूज़ एंड इरिगेशन टुगेदर, फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं और इरिगेशन भी कर रहे हैं। सो इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इससे क्रॉप यील्ड भी बढ़ेगी और इम्प्रूव क्रॉप क्वालिटी, और क्रॉप की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन को एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप की और डिफरेंस की। जैसे कि फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म बेटर इन लैंग्वेज सब्जेक्ट देन मेल स्टूडेंट। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करें तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट करती है रिलेशनशिप और डिफरेंस बट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करती। जैसे कि देयर इज अ डिफरेंस इन लैंग्वेज परफॉर्मेंस between male and female students. Next is research hypothesis. So this is the hypothesis formulated by the researcher based on theory, observation or experience and is tested during the study. Example के लिए regular exercise improves mental health. अगर statistical hypothesis देखें तो ये express करता है स्टैटिस्टिकल टर्म्स में एंड टेस्टेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल्स मैथड। तो स्टैटिस्टिकल्स मैथड का यूज़ करके हम इसे टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मीन स्कोर ऑफ ग्रुप ए इज इक्वल टू द मीन स्कोर ऑफ ग्रुप बी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आर द फैक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन चेंज इन अ रिसर्च स्टडी। ठीक है, दे आर मेनली टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द फैक्टर दैट द रिसर्चर चेंजेस, कंट्रोल्स और मैनिपुलेट्स टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल। इट इज कंसिडर्ड द कॉज। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है इसके, इट इन्फ्लुएंसेस द आउटकम, इट इज कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर, इट कम्स फर्स्ट इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि एक रिसर्चर स्टडी कर रहा है इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ पर फर्टिलाइजर का क्या इफेक्ट है। सो फर्टिलाइजर अमाउंट इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, सो जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये फैक्टर है दैट इज मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड इन रिस्पॉन्स, जो कि मेजर और ऑब्जर्व किया है रिस्पॉन्स में टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये कंसिडर्ड करता है इफेक्ट को। इसके की पॉइंट अगर देखें, सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट शोज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इन द सेम स्टडी प्लांट ग्रोथ इज इक्वल्स टू डिपेंडेंट वेरिएबल। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो थी यहाँ पर हमने आपके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कवर किए हैं। आगे कुछ स्लाइड्स हैं जहाँ पर और भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस को यहाँ हमने कवर कर रखा है। सो इन्हें देखिएगा और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
होप ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और इससे आपको अपने एग्ज़ाम्स में मदद मिलेगी। तो प्लीज़ अगर इससे आपको ज़रा भी मदद मिलती है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर अपने व्यूज़ को शेयर करें। सो आपकी जो कमेंट होती हैं और आपके जो लाइक होते हैं और जो चैनल को सपोर्ट मिलता है वो हमें अप्रिशिएट करता है। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से वीडियोस को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर चैनल को सपोर्ट मिलता रहा तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और चैनल पर आपको जो स्टडी मटेरियल है, जो आपकी स्टडी है, वो जितनी हमसे पॉसिबल हो पाएगी उतनी आपके लिए इजी बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपना सपोर्ट मुझे इसी तरह से देते रहेंगे ताकि मैं अपने आपके इस चैनल को और आगे बढ़ा सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।